अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस। आज से हम बुक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर की बुक से मैंने शुरू किया है, पहला चैप्टर होम्योस्टैसिस का। तो भाई हम इसको स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैसिस है क्या? होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, set of regulatory mechanism which maintains our internal environment constant under certain limit। अच्छा भाई, होम्योस्टैसिस को समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ, वो है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? तो भाई देखो, अगर आसान अल्फाज में, उर्दू में इसकी मीनिंग है माहौल। अच्छा, इसका मतलब है क्या? अगर हम देखें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, आप, मैं, कोई भी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड जितने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसकी प्रेजेंस या एब्सेंस या चेंज से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फ़र्क पड़े, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। समझ आ रही है बात? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अराउंड जितने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जितने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके चेंज होने से, प्रेजेंस से या एब्सेंस से हमारी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े, ये क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। समझ आ रही है बात? होपफुली। अच्छा देखो, अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल क्या बनेगी? जस्ट लाइक कि अगर प्लांट्स को दुनिया से ख़त्म कर दो, एक भी प्लांट ना हो, तो ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग कैसे होगी? फूड की प्रोडक्शन कैसे होगी? तो थिंग इज़ डैट कि वो क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टेंटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर रहे हैं। तो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है और ऑक्सीजन इंटेक एक्सटेक करता है। तो रिसाइकलिंग चलती रहती है गैसेस की। तो इसका मतलब है उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में है। अच्छा, और इसके अलावा टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट इससे लिंक बता रहा था एनवायरनमेंट से। इसके अलावा एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आजकल कोरोना वायरस, कोविड-19। उसके होने से पूरी दुनिया इम्पैक्टफुल है, यानी उसकी प्रेजेंस ने क्या किया हुआ है? दुनिया को इम्पैक्ट किया हुआ है। सही है, दुनिया को इफेक्ट किया हुआ है। तो ये सब क्या है? ये लिविंग ऑब्जेक्ट है जिनके प्रेजेंस या एब्सेंस से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो भाई नॉन लिविंग दो तरह के होते हैं। एक होता है मैन मेड और एक होता है नेचर मेड। मैन मेड का मतलब है अगर मैं यहाँ से मार्कर हटा दूँ, बोर्ड हटा दूँ, तो उससे मेरी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काम में पड़ रहा है वो एक अलग चीज़ है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से एयर निकाल दिया जाए इस रूम से, तो क्या होगा? इंस्टेंट डेथ हो सकती है। एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी क्या करेगी? बॉडी को उसकी नीड पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो तमाम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो नेचर मेड हो, जिनके चेंज होने से या जिनके एब्सेंस या प्रेजेंस होने से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़े, वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अच्छा भाई, अब होम्योस्टैसिस क्या है? देखो भाई, दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। सही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है, एकदम से बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें आ सकती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी वेरिएशन आए, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है, यानी इसका मतलब है कि वो अपने सेट पॉइंट पे काम कर रहा होता है। जस्ट लाइक अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, इससे बढ़ना भी नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को तो कांस्टेंट रखना है, लेकिन कैसे रखें? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएट करता है और उसकी वेरिएशन से इंटरनल बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में एक सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने से इंटरनल एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने देती। वो कहलाता है होम्योस्टैसिस। अच्छा, क्या लिखा है मैंने? सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये मैंने नहीं लिखा, ये बुक की लाइन है। सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स मतलब क्या है? बहुत सारे, कोई एक मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व है, मल्टीपल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जो कि आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने दे रहे। जस्ट बहुत सारी एग्जाम्पल है। अगर हम मीठी चीज़ खाएं तो क्या होगा? शुगर लेवल हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी क्या करती है? उसको दोबारा से मेंटेन कर देती है। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी क्या कर रही है? इंटरनल एनवायरनमेंट को किसी भी एस्पेक्ट से चेंज नहीं होने दे रही। सही है। तो ये तमाम सेट्स क्या कहलाते हैं? होम्योस्टैसिस कहलाते हैं। हमारा जो होम्योस्टैसिस का सिस्टम है, यानी हमारा होम्योस्टैसिस है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से वर्क कर रहा होता है, यानी चेक एंड बैलेंस सिस्टम के ज़रिए से वर्क कर रहा होता है। मतलब ये है कि कोई भी चेंज आएगा तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे
हमारी बॉडी में कोई एक सिंगल सेल हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर क्या करेगा, चेंज को डिटेक्ट करेगा। चेंज डिटेक्ट करने के बाद अब वो खुद को तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज देगा, CNS को भेज देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो मैसेज भेज देगा, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेज देगा। अब CNS पे जब वो मैसेज जाएगा तो CNS उसको एनालाइज करेगा कि इस चेंज का करना क्या है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो CNS उसको एनालाइज करने के बाद मैसेज भेजेगा इफेक्टर को। इफेक्टर यानी वो ऑर्गन, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि भाई जो चेंज आया था उस चेंज के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एक्शन लेती है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। उस चेंज के ऊपर जो हमारी बॉडी का एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। जस्ट लाइक भूख लगी है, खाना खा लिया, दिस इज द रिस्पॉन्स। समझ आ रही बात। तो इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, तो दो टाइप के रिस्पॉन्स के बिहाफ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी दो टाइप का है। अगर रिस्पॉन्स चेंज के ही जैसा हो, यानी चेंज यानी स्टिमुलस दोनों सेम हो, सही, अगर चेंज आ रहा है किसी वैल्यू की इंक्रीज़ में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो रिस्पॉन्स में भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चेंजेस हो सकती हैं, तो वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। सही है। और अगर रिस्पॉन्स अपोजिट आ जाए, यानी चेंज के बिल्कुल अपोजिट आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक। सही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको दोनों बातें समझ में आ जाएगी। पहले नेगेटिव फीडबैक से शुरू करते हैं, आसान है इसलिए। देखो भाई, आपने मीठी चीज़ खाई, स्वीट सब्सटेंस खाया, तो क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा, जो कि नॉर्मली 90 mg पर डेसीलीटर या 90 mg पर 100 ml होता है ब्लड में। आपने मीठी चीज़ खाई तो क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब क्या होगा, बॉडी रिटर्न में क्या करेगी, इंसुलिन रिलीज़ करेगी। कौन रिलीज़ करता है, पेनक्रियाज रिलीज़ करता है। देखो, शुगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, दिस इज़ द चेंज। पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ हुआ, इंसुलिन क्या करेगा, उस बढ़े हुए शुगर लेवल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, यानी उस बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और वो ग्लाइकोजन लिवर और मसल में स्टोर हो जाएगा। तो जब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर और मसल में स्टोर हो जाएगा, तो शुगर का लेवल दोबारा से डाउन आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, रिस्पॉन्स में क्या हुआ, शुगर का लेवल को कम कर दिया गया। चेंज क्या आया था, शुगर का लेवल बढ़ गया था क्योंकि हमने मीठी चीज़ खाई थी। रिस्पॉन्स क्या आया, शुगर का लेवल कम हो गया है। तो दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक की जो बुक में एग्जांपल है वो ये है कि जो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर उनका बढ़ता है, यानी एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ करे या कम करे, तो क्या होगा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉग की। सर्दियों में फ्रॉग मड में चले जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। होता क्या है, टेम्परेचर बाहर का कम होता है, उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जब बॉडी का भी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उनको इंडिकेशन मिलती है और वो मड में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या था, टेम्परेचर का कम हो जाना, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होने लगा। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों सेम रिस्पॉन्स है, तो ये सेम रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। अगर मैं आपको ह्यूमन सिस्टम की एग्जांपल दूं, ये ह्यूमन सिस्टम की एग्जांपल बुक में गिवन नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया क्या, जब लेबर कंडीशन आती है, यानी जब बर्थ का टाइम आता है, तो होता ये है कि यूटीरस में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। इस कॉन्ट्रैक्शन की प्रोडक्शन से क्या होता है, यूटीराइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन, हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। सही है। तो कॉन्ट्रैक्शन का होना, दिस वाज द चेंज, दिस वाज द स्टिमुलस। रिजल्ट में क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा दिया, यानी क्या हुआ, चेंज क्या था, कॉन्ट्रैक्शन होना। रिस्पॉन्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ गई। सही है। तो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। अब उससे रिजल्ट क्या होता है, बर्थ होती है। सही है, इंडिकेशन मिलती है मदर को। सही है। तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि चैप्टर में हमारे गिवन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस वर्क कर रहा होता है, लेकिन 3 एस्पेक्ट हैं हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में भी हमने इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को पढ़ना है। जो आज चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो ऑस्मो रेगुलेशन भी अच्छी तरह समझ जाओगे और एक्सक्रीशन में भी
जब हम किडनी को पढ़ेंगे तो उसकी फिजियोलॉजी भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करना ऑस्मो रेगुलेशन से। बुक में जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। बैलेंस करना वाटर और सॉल्यूट को, तो इस चीज़ को समझने के लिए बैलेंस कैसे होगा, वाटर और सॉल्यूट कंटेंट सेल में क्या होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये इसमें कुछ बातें बुक की हैं और कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको अपने लिहाज से जो मुझे आसान लगती है डेफिनेशन मैं वो बताता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, अब वो स्पेसिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई सॉल्वेंट मीडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस स्पेसिफिक मीडियम के अंदर, उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर किसी भी सब्सटेंस की जितनी क्वांटिटी होती है ना, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। सही है। जस्ट लाइक दैट कि एक गिलास पानी लिया आपने, एक गिलास पानी जो है एक 250 ml का होता है, आपने उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। 1 टेबल स्पून शुगर जो है 5 mg का होता है। तो आपने जब उसमें डाला तो उसका मतलब है उस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? वो 5 mg जो आपने सॉल्यूट डाला है। सही है। तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक रीजन, एक डिफाइंड रीजन या मीडियम के अंदर जो अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो कहलाता है उसकी कंसंट्रेशन। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये मैंने आसान अल्फाज में बताया, सही है। हो सकता है आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह पता हो, लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल 2 रीजन है मेरे पास, 2 रीजन है, एक का नाम दे दिया मैंने ए, एक का नाम दे दिया बी। अब फॉर एग्जांपल दोनों तरफ की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है सेम मॉलिक्यूल की। सही है। सेम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कुछ ए में भी है और कुछ बी में भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ए में मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बी में कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों की क्वांटिटी दोनों रीजन में बराबर है, तो ये कहलाता है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। सही है। ये क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर क्या किया जाए, अगर मैं या तो ए में या बी में कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या कंसंट्रेशन कम कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल विड्रॉ कर लिए या यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, जिससे होगा क्या? जिससे होगा ये कि यहाँ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब एक रीजन ऐसा होगा जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन। सही है। ये कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन रीजन। और जहाँ एक रीजन ऐसा बन जाएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, ये कहलाएगा लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ये जो इम्बैलेंस है ना 2 रीजन का कंसंट्रेशन में, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ज़रा एक बात आप समझें, होगा क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या हो रहा है? 2 रीजन है, दोनों रीजन का कंसंट्रेशन अनइक्वल है, यानी इम्बैलेंस है, दोनों में बैलेंस नहीं है। अब जो हायर रीजन है ना, वहाँ की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हर मॉलिक्यूल की अपनी पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेसिकली होगा क्या? हर मॉलिक्यूल की अलग अलग एनर्जी है, जिसकी वजह से इनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस रीजन का जब प्रेशर ज़्यादा होगा और इस रीजन का प्रेशर कम होगा, तो होगा क्या? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली इस यहाँ से हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सही है। एंड दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब नेट मूवमेंट को का वर्ड मैं यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? नेट मूवमेंट का मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन बराबर थी, सही है, तो तब दोनों तरफ मूवमेंट भी सेम थी। लेकिन मूवमेंट ऑब्जर्वेबल कब हुई है? जब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है, तो उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन की मूवमेंट हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक कि अगर एक बॉडी है, इस तरफ से उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस तरफ से उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, क्या वो बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। तो जब दोनों रीजन की कंसंट्रेशन बराबर थे, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन थी, तो उस वक्त भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही था। लेकिन अब अगर मैंने इस रीजन पे फोर्स थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 5 न्यूटन इंक्रीज कर दिया, अब बॉडी की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी।
सही है। अब एक बात, यहाँ पर जो फोर्स है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल फोर्स 15 न्यूटन है और यहाँ पे 10 न्यूटन, लेकिन मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? इस 5 न्यूटन की वजह से। दिस इज़ द नेट फोर्स, दिस इज़ द नेट फोर्स। तो बेसिकली होता क्या है, डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट, वो जो इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से जो मूवमेंट हुई थी ना, उस मूवमेंट को हम कह रहे होते हैं, उस मूवमेंट को हम कह रहे होते हैं नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, एक और टर्म है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक फ्लास्क लिया मैंने, दैट इज़ यू शेप फ्लास्क। अब इस यू शेप फ्लास्क जो है हमारे पास, एक उसका जो ओपन आर्म है जिसको कहा ए, और दूसरा ओपन आर्म है जिसको कहा बी। अब इन दोनों को मैंने बीच से सेपरेट किया हुआ है। बीच में सेपरेशन किसकी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बीच में सेपरेशन मौजूद है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को रोक देती है। सॉल्वेंट को पास होने देगी, सॉल्यूट को रोक देगी। इसका मतलब है अगर कहीं पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है और वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा तो सॉल्वेंट वहाँ से पास हो जाएगा, सॉल्यूट पास नहीं होगा। अच्छा भाई, अब ज़रा इन दोनों सिचुएशन पे गौर करें आप। एक को कहा ए, एक को कहा बी। ए में जो सॉल्यूशन डाला है मैंने, दोनों में 100 ml के सॉल्यूशन डाल दिए, लेकिन ए में जो सॉल्यूशन डाला है उसमें 95 ml वाटर है और 5 mg सॉल्यूट है। बी में जो डाला है उसमें 60 ml वाटर है और 40 mg सॉल्यूट है। अब ज़रा यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्वेंट कम है। अब होगा क्या, जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वाटर की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखो, ये जो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट को पास नहीं होने देगी, सॉल्वेंट पास हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जहाँ से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है सॉल्वेंट उस तरफ से दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा। जस्ट लाइक कि भाई देखो, ए में सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है। बी में प्रेशर कम है बिकॉज सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो हो क्या रहा है, सॉल्यूट तो मूव कर नहीं सकता, सॉल्यूट अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है, ये भी क्या हो गई, ये भी एक तरह की डिफ्यूजन हो गई, यानी हायर कंसंट्रेशन से हम सॉल्यूट को तो नहीं काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि सॉल्यूट की मूवमेंट हो नहीं सकती। सॉल्वेंट में हायर कंसंट्रेशन कौन है, ए है या बी है? ए है ऑब्वियसली। तो मूवमेंट हो रही है किसकी? सॉल्वेंट की, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की हो और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जो कि सॉल्यूट को सेपरेट रखे, ये इस तरह की मूवमेंट कहलाती है ऑस्मोसिस। सही है, इस तरह की मूवमेंट क्या कहला रही होती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। अब ऑस्मोसिस की डिफरेंट डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम its higher concentration to its lower concentration. Movement of solvent molecule from its higher concentration to its lower concentration across the semi-permeable membrane is called osmosis. सही है। दूसरी डेफिनेशन में बताता हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे लोअर टू हायर लिखा है, लेकिन लोअर टू हायर किसका लिखा है? सॉल्यूट का लिखा है। लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन क्या है? देखो, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को देखें, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, तो जिस सॉल्यूशन का सॉल्यूट कम होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है हम उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन ये बनती है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। होपफुली यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास, कुछ टर्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज वाटर पोटेंशियल और सेकेंड वन इज सॉल्यूट
पोटेंशियल। अच्छा, बुक में एक बात ये लिखी है वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल से रिलेटेड, अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक सेल है, जस्ट लाइक कि अगर ये सेल है और इसको किसी सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया मैंने, अब देखो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है, सेल मेम्ब्रेन है इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक और बात मैं आपको बता दूं, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेमी परमेबल नहीं होता, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के अलावा बीच में प्रोटीन भी होते हैं जो कि आइंस को यानी सॉल्यूट को रास्ता दे देते हैं जाने के लिए। तो हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं कहते, ये बुक की लाइन है। अच्छा भाई, लेकिन फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 14 में लिखी है ये बात। अच्छा, अब देखो होगा क्या, अगर मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है यानी ऑस्मोसिस हो रही है, और ऑस्मोसिस में बाहर से सॉल्वेंट मूव कर रहा है सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। और अगर अंदर से मूव कर रहा है बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। बाहर से अंदर कब जाएगा, जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जब हम प्योर वाटर में सेल को डाल देंगे। अंदर से बाहर कब जाएगा, जब हम एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें सेल को डाल देंगे तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, तो एक्सोऑस्मोसिस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को समझ लेते हैं। देखो भाई, वाटर पोटेंशियल का मतलब है कैपेबिलिटी टू लूज वाटर, कैपेबिलिटी टू लूज वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने जैसे बताया कि वाटर जहाँ पे ज़्यादा होगा, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब वाटर की एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, तो वाटर को कौन लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी वाटर की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा है, सॉल्यूशन जितना प्योर, यानी वाटर जितना प्योर होगा, प्योर वाटर है, सॉल्यूट जितना कम होगा तो वाटर का पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, कैपेबिलिटी टू लूज़ वाटर, वाटर को लूज़ करने की सलाहियत भी उतनी ज़्यादा होगी। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर। अच्छा, अब हमारी बुक में ये नहीं लिखा, बुक में लिखा है कि प्लांट के पेज नंबर 5 में लिखा है प्लांट के वाटर पोटेंशियल को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 14 में ये बात लिखी है, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, या हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, देखो भाई, ए है और बी है, वाटर को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, सही है, तो बी वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बी में सॉल्यूट ज़्यादा है, तो कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, सही है, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह रहे हैं। क्यों ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है तभी अट्रैक्ट कर रहा है और ऑस्मोसिस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सही है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ सॉल्यूशन के नाम है इस बिहाफ पे, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के बिहाफ पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको एक सिंगल सॉल्यूशन दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, क्योंकि हम हाइपो, हाइपर या आइसोटोनिक तभी कहते हैं जब 2 सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर कर रहे हो, ख़ास तौर पे जब उसको सेल के साथ कंपेयर कर रहे हो। यानी अगर सेल को हमने प्योर वाटर में डाल दिया तो वो प्योर वाटर जो होगा वो सेल के लिए हाइपोटोनिक होगा। अच्छा, अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक हम एज्यूम कर रहे हैं, हम एक अपनी तरफ से आइडियल कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं, 3 सॉल्यूशन मैंने बनाए, उन तीनों सॉल्यूशन का नाम दे दिया ए बी सी, सही है, ये तीनों सॉल्यूशन 100 ml के। जो ए बनाया है, ए में सॉल्वेंट डाला मैंने 90 ml, सॉल्यूट डाला 10 mg, बी में 70 ml, सी में भी 70 ml, और बी में 30 mg का सॉल्यूट और सी में भी 30 mg का सॉल्यूट। अब अगर मैं आपको बताऊं, ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो ए में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, यानी ए में वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है बी के मुकाबले में, सही है, बी के मुकाबले में ए में वाटर ज़्यादा है, तो ए कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों के कंपैरिजन में ए कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, 2 सॉल्यूशन को कंपेयर किया जा रहा है, और जिस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी बात की जाए तो बी का वाटर पोटेंशियल कम है तो बी कहलाएगा
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सही है, बी में सॉल्यूट ज़्यादा है तो जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सही है, अगर बी और सी को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल है, दोनों का वाटर पोटेंशियल भी बराबर है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी बराबर है, तो ये कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही है, ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब ज़रा सेल से इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। सही है, हम सेल से इसका रिलेशन चेक करते हैं। तो भाई अगर एक तरफ मैंने प्लांट सेल बनाया, एक तरफ एनिमल सेल बनाया, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन अब किसके रेफर से बात हो रही है, सेल के। अगेन ये एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल अगर सेल के अंदर 70% वाटर है, 30% सॉल्यूट है, और एक सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसके अंदर भी 70% वाटर था और 30% सॉल्यूट था, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा सेल के रेफर से, सेल के रेस्पेक्ट से। अगर ऐसे सॉल्यूशन में अगर किसी भी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ये सॉल्यूशन डाला, यानी एक सॉल्यूशन बनाया, सही है, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें प्योर वाटर, यानी अगर मैंने प्लांट सेल को या एनिमल सेल को प्योर वाटर में डाल दिया, और प्योर वाटर हमेशा सेल से हाइपोटोनिक होता है। एक बात याद रखना, प्योर वाटर जब भी सामने होगा तो प्योर वाटर को हम देख के कह सकते हैं कि ये किसी भी सॉल्यूशन के आगे हाइपोटोनिक ही होगा। सही है, और किसी सॉल्यूशन के बारे में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अच्छा, अब इसको सेल को डाल दिया प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर जब डाला है तो अंदर अल्टीमेटली वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, 100% है, और बाहर सॉल्यूशन, और सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कितनी है, 70% है। सही है, तो बाहर 100% है और अंदर 70% है, तो ऑटोमेटिकली बाहर से वाटर अंदर मूव करेगा, तो ये कहलाएगा एंडोस्मोसिस। जब अंदर मूव करेगा, सही है, तो सेल हो जाएगा टर्जिड। अच्छा, जब अगर यही चीज़ अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। सही है, क्यों फट जाएगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगी और उसके बाद बर्स्ट हो जाएगी। प्लांट सेल क्यों नहीं बर्स्ट हो रहा, प्लांट सेल इस वजह से बर्स्ट नहीं हो रहा क्योंकि जब देखो, ये इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, जब वाटर अंदर आ रहा है तो जो प्रेशर से अंदर आ रहा है वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, वाटर फोर्स लगा रहा है सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स लगा रहा है, सेल मेम्ब्रेन जाके सेल वॉल से लग गई तो सेल वॉल पे फोर्स लग रही है। सही है, सेल वॉल पे जब फोर्स लगती है तो रिटर्न में न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे रिटर्न में वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी किसी भी एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो वाटर जब फोर्स लगाएगा सेल वॉल पे, सही है, तो सेल वॉल भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी सेल वॉल भी उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा तो जो सेल वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और सेल वॉल जो वाटर के ऊपर फोर्स लगा रहा है दोनों इक्वल हो जाएंगे। सही है, उस वक्त वाटर की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और फर्दर मूवमेंट नहीं होगी, यानी जब सेल बिल्कुल टाइट हो जाएगा और फर्दर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बाहर से वाटर अंदर नहीं आ पा रहा। सही है, वाटर अंदर नहीं आ पा रहा। अच्छा, एक और बात, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो भाई, यहाँ पे वाटर ज़्यादा था, यहाँ पे वाटर कम था, तो वाटर यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा था, ए से बी में जा रहा था। तो क्यों जा रहा था, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा था, इसका प्रेशर कम था, तो दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस है ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेसिकली सेल है और बाहर है, यानी बाहर का जो सॉल्यूशन है, बाहर सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है, वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, तो उस प्रेशर की वजह से सेल अंदर आ रहा था, वाटर अंदर आ रहा था सेल के। जब वाटर सेल के अंदर आ रहा था तो अंदर वाटर सेल वॉल पे फोर्स लगा रहा था, रिटर्न में सेल वॉल भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही थी। वाटर कंटिन्यूसली अंदर आता जा रहा था, फोर्स लगाता जा रहा था, सेल वॉल भी रिटर्न में फोर्स लगाती जा रही थी। अंदर क्या हुआ, एक वक्त सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें सेल बिल्कुल टाइट हो गया, अब फर्दर फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो चुका है। अब फर्दर फोर्स नहीं लगेगी, फर्दर प्रेशर नहीं रहेगी, तो फर्दर मूवमेंट भी नहीं होगी। तो ये कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो सेल वॉल लगाता है वाटर के ऊपर। हाइड्रो यानी वाटर, स्टैटिक यानी रेस्ट, रोक देना, वाटर को रोकने के लिए जो प्रेशर लगा रहा है, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब अंदर का जो मेंटेन प्रेशर है इसको कहते हैं टर्जर प्रेशर, और जो सेल की कंडीशन होगी वो कहलाएगी टर्जिडिटी। होपफुली बात समझ में आ गई होगी।
अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन, अगर हम सेल को उठाकर रख दें कहाँ पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें सेल को डाल दिया, अब क्या होगा, बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा कम है, तो यानी फॉर एग्जांपल बाहर वाटर की कंसनट्रेशन है 40%, अंदर है 70%, तो अल्टीमेटली सेल से वाटर बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल वॉल अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगा, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, और प्लांट सेल में भी यही होगा। इस फिनोमेना को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। सही, इस फिनोमेना को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करो। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। इससे आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।